ऐसा बना दिया गया है हमारे देश में कि 12th मतलब सब कुछ। मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ एग्जाम इज इम्पोर्टेंट, मार्क्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। क्या कहना है आपका उन बच्चों के लिए जिनका पहला पेपर खराब हो गया, और उन पेरेंट्स के लिए जो पहले पेपर से ही बच्चे को डिप्रेस कर दिया? नहीं कर पाया तो कोई जीवन की बहुत बड़ी चीज नहीं है, अगले साल या अगले अटेम्प्ट में वो अच्छा कर लेगा। कॉन्फिडेंस कितना रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए? कॉन्फिडेंस 100% रोल प्ले करता है, चाहे गलत हो चाहे सही हो। कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों का हमेशा हाई होना चाहिए। बच्चा तो सब करना चाहता है, पेरेंट्स नहीं करने देते। जब आते हैं, क्यों पढ़ नहीं रहे हो, टीवी देख रहे हो। बिहेव लाइक अ फ्रेंड, डोंट बिहेव लाइक अ फादर, ये मैं हर पिता से कहना चाहूंगी। ऐसी कौन सी हैबिट है जो एग्जाम के पहले और एग्जाम के बाद कंटिन्यू रहनी चाहिए? नमस्कार मित्रों, द फर्स्ट टॉक में एक बार पुनः मैं आपके साथ हूं। मैं हूं डॉक्टर संजीव चौधरी। मित्रों, आज का जो हमारा मुद्दा है वो सीधे आपके घर और आपके बच्चों से जुड़ा है। 17 लाख से ज्यादा बच्चे इस बार 12th में अपीयर होंगे सीबीएसई के एग्जाम्स में, और लगभग इतने ही 10th के सीबीएसई एग्जाम देंगे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वर्षा चौहान। मैडम कोऑर्डिनेटर हैं सीबीएसई की। तो हम सीधे आपसे ही बात करेंगे। मैडम, पहले आप अपना परिचय दें और फिर ये बताइए कि सीबीएसई क्या होती है, कैसे एग्जाम होते हैं, और आप लोग क्या क्या उसमें ध्यान रखते हैं। नमस्कार, मैं वर्षा चौहान, प्रिंसिपल डायरेक्टर रॉयल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मैं सीबीएसई की सिटी कोऑर्डिनेटर हूँ। और जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, हम लोग को पहले उसकी ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद पूरे ज़िले में एग्ज़ाम्स करवाए जाते हैं। अभी जैसे अब एग्ज़ाम्स कुछ शुरू ही होने वाले हैं हमारे 10th और 12th के। सारी नीतियाँ तय हो गई हैं, पेपर्स जा चुके हैं, एडमिट कार्ड्स बच्चों तक पहुँचा दिए गए हैं और उम्मीद की जा रही है कि इस बार रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन आना चाहिए। छोटी छोटी बातों से आपसे चर्चा करेंगे जो हर बच्चे को, हर पेरेंट्स को जानना जरूरी है, क्योंकि बच्चों को एक डर होता है, उसके साथ साथ पेरेंट्स पे भी बड़े डर होते हैं छोटी छोटी सी बातों पे, इसलिए क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती। तो जैसा आपने एडमिट कार्ड की बात की, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि यदि कोई बच्चा अपना एडमिट कार्ड ले जाना भूल जाता है तो क्या होता है? क्या वो एग्जाम से बाहर हो जाएगा या कोई नियम है वो एग्जाम दे सके? जितने भी सीबीएसई स्कूल्स हैं, वो सभी एक दूसरे से लिंक्ड हैं। एक ग्रुप बनाया जाता है जहाँ भी एग्जामिनेशंस हो रहे हैं। अगर कोई बच्चा किसी भी स्कूल का एडमिट कार्ड लेना भूल जाता है, वो डायरेक्ट प्रिंसिपल या वहाँ के टीचर से कोऑर्डिनेट कर सकता है और बोल सकता है कि मैम मेरा एडमिट कार्ड मैं भूल गया हूँ। आई कार्ड पहना हुआ रहता है बच्चा, उससे भी उसका आइडेंटिफिकेशन होता है। तुरंत उस स्कूल में स्कूल कोड डाल के बच्चे का एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जाता है और तुरंत बच्चे को दे दिया जाता है। तो ये बहुत अच्छी सुविधा है हमारे सीबीएसई की, कोई भी बच्चा किसी भी कारण से वंचित ना रह पाए। हाँ, अभी तक तो लोगों को ये लगता था कि मैं एडमिशन कार्ड भूल गया तो ऐसा ना हो मुझे एंट्री ना मिले। नहीं, नहीं, सबको एंट्री मिलती है। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि बच्चा जब भी एग्ज़ाम देने जा रहा है, तो 10 बजे से हमारे पेपर स्टार्ट हो जाते हैं। तकरीबन साढ़े 9 बजे तक हर बच्चे को अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर में पहुँच जाना चाहिए। फर्स्ट उसको तो पहले ये देखना है कि मेरी क्लास कहाँ पर है, मुझे कहाँ सीटिंग अलॉटेड है, सीटिंग प्लान कहाँ पर बना हुआ है, किस फ्लोर पर है, क्योंकि तकरीबन हर स्कूल के पास जो भी सेंटर्स बनाए गए, 480 से लेके 500 बच्चे होते हैं। उसमें लगभग 22 रूम्स होते हैं, 24 बच्चे एक रूम में बैठते हैं। उसके हिसाब से बच्चे को फाइनलाइज़ करना है कि फर्स्ट रूम कहाँ, मेरा फर्स्ट फ्लोर पर है या सेकंड फ्लोर पर है। फिर बच्चा अगर जल्दी पहुँचता है, मेंटली सेटल्ड हो जाता है बच्चा, और फिर वो अपने क्लास में जाता है, अपनी बेंच पर जहाँ उसका रोल नंबर लिखा है, टीचर्स उसको बाकायदा चेक करते हैं, इन्विजिलेटर्स जो रहते हैं, बाकायदा उसको चेक करते हैं, उसका एडमिट कार्ड चेक करते हैं, उसकी फ़ोटो आईडी चेक करते हैं, उसके बाद उसको यथावत स्थान पर बिठा दिया जाता है। बच्चा नॉर्मल हो गया, 10 बजे उसको क्वेश्चन पेपर उसकी जो आंसर बुकलेट है, वो दी जाती है। अब आंसर बुकलेट भी ऐसा होता है कि बच्चों को पहले ट्रेन्ड करना चाहिए, हर स्कूल को, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें, अब जैसे 10th के बच्चे लें आप, पहली बार बच्चा बोर्ड एग्ज़ाम दे रहा है, उसमें रोल नंबर्स कैसे लिखना है, हमको नाम कैसे भरना है,
क्योंकि पुराने ज़माने में अलग टाइप से लिखा जाता था। सीबीएसई का एक फॉर्मेट है, उसके हिसाब से हमें लिखना होता है। वो सब दिया, उसमें करोड़, थाउज़ेंड, लाख सब दिया हुआ है। उसके अकॉर्डिंगली हमें नंबर्स, अपने रोल नंबर्स लिखने पड़ते हैं। फिर बच्चे को बॉल पॉइंट पेन लेकर जाना चाहिए। मैं हमेशा सलाह देती हूँ बच्चों को बॉल पॉइंट पेन लेकर जाएँ, क्योंकि उनको सर्कल्स डार्कन करने होते हैं, और अगर वो जेल पेन लेके जाता है तो फैल जाती है कई बार इंक। तो ये छोटी चीज़ें हैं, बच्चा इनको देख ले, समझ ले, क्योंकि जो 10 मिनट मिलते हैं बच्चे के पास, वो ये पूरी जानकारी भरने के लिए मिलते हैं। अगर वो 10 मिनट का सही उपयोग कर लेता है, तो बाद में उस बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं जाती है। जैसे एक और बात निकली कि उसे 9:30 बजे आ जाए। जी, सब बच्चे चाहते हैं, सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि वो समय से पहले पहुंच जाए, जी। लेकिन किसी कारण से कोई ऐसी स्थिति होती है, जाम लग जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, और यदि बच्चा थोड़ा सा लेट हो गया, तो सीबीएसई एग्जाम में उस बच्चे को कितने मिनट तक अलाउ किया जाता है एंट्री के लिए? सब सेंटर्स का अलग-अलग होता है। तकरीबन जबलपुर में 18 सेंटर्स हैं, ठीक है? सीबीएसई के 10th और 12th के एग्ज़ाम 16 से 18 सेंटर्स हैं। अब बच्चा अगर लेट हो जाता है, तो तुरंत हमारे पास कॉल आता है कि मेरे स्कूल का बच्चा है, वो लेट हो गया है। मैं उस बच्चे को, पेरेंट्स को कॉल करती हूँ। अगर बच्चा 5 मिनट लेट हो रहा है, 10 मिनट लेट हो रहा है, तुरंत हमें इंटीमेशन हो जाता है कि बच्चा पहुँच रहा है मैडम, एंट्री कर लीजिए। तो ये एक सीबीएसई का नियम है कि आप एक-दूसरे को कॉल कर लीजिए, तो जो जिस स्कूल का बच्चा है, वहाँ तक पूरी न्यूज़ हम तक पहुँच जाती है, सारे बच्चे पहुँचे हैं कि नहीं। फिर उसके बाद हम लोग टीचर्स की भी ड्यूटीज़ लगाते हैं, जब बोर्ड के पेपर्स होते हैं। हमारा बच्चा उस सेंटर में प्रॉपर समय पर पहुंचा है कि नहीं। फ़ोन लिस्ट भी होती है उसके पास, फ़ोन नंबर्स भी होते हैं। अगर वो सीमित समय पर, जो समय है वहाँ तब तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो टीचर भी वहाँ से कॉल लगाती है कि बेटा इतना लेट क्यों हो गए? क्यों आने में देरी हो रही है? क्या कारण है? तो 2-3 तरीके हैं, और हम लोग ये बिल्कुल मान लेते हैं कि बच्चे हमारे जो पहुँचे, हमारे पास 100 बच्चे, 100 बच्चे पूरे एग्ज़ाम दें। अब बच्चा पहुंच गया, टाइम पे पहुंच गया, एडमिट कार्ड भी हो गया। जी, उसके बाद जब बच्चा एग्जाम देने के लिए जाता है, बड़ा डरा हुआ होता है। कुछ बच्चे बहुत टेंशन में होते हैं, कुछ डिप्रेस्ड होते हैं। तो क्या करें कि ये 3 परिस्थितियां ना बने? बिल्कुल बहुत सटीक सवाल पूछा है आपने। बच्चा जैसे ही एग्ज़ाम सेंटर पहुँचा, अपनी सीट पर बैठा, कई बार बच्चों को होता है अब मैं ब्लैंक हो गया, पूरा वॉश आउट हो गया, या क्वेश्चन पेपर देख के एकदम हड़बड़ा जाता है बच्चा कि नहीं समझ आ रहा है। उस समय बच्चे को बहुत धैर्य से काम लेना चाहिए। पहले तो डीप ब्रीदिंग करे बच्चा, 5 मिनट शांत रहे, वो अपने इष्ट देव या जो भगवान है उनको भी याद करे। जब वो शांत हो गया, मन उसका बिल्कुल काम डाउन हो गया, फिर उसको याद करना चाहिए अपना स्कूल। स्कूल में मैं क्लासरूम में था, क्लासरूम में मुझे टीचर ने क्या-क्या इंस्ट्रक्शंस दिए थे। मैं जब घर में था, अपने रूम में बैठा था, तो मैंने कैसी पढ़ाई करी थी और मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्या इंस्ट्रक्शंस दिए थे। खुद का मॉरल कभी डाउन नहीं करना चाहिए। हमेशा यू कैन डू बेस्ट, यू कैन डू वेल, जो थ्री इडियट्स पिक्चर का काम है, आप सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा ही आपको सोचना चाहिए और करना चाहिए। मैडम ये बताइए कि बच्चे के सामने कॉपी आ गई, आंसर शीट आ गई, तो बच्चे गलतियां कर देते हैं। तो ऐसी कौन सी 3 गलतियां हैं जो बहुत छोटी हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है? सबसे पहले रोल नंबर लिखने में बच्चा गलती करता है, अपना नाम लिखने में। और थर्ड थिंग, जैसे मैथ्स का पेपर है, मैथ्स का पेपर बहुत लेंदी होता है, बच्चे को उसमें सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा शीट्स लगती हैं। बच्चा क्या करता है, 1 शीट, 2 शीट, 3 शीट ले लेता है, लेकिन जो फ्रंट पेज है, उस पर वो लिखना भूल जाता है कि मैंने 3 सप्लीमेंट्री शीट्स ली है। अगर उसने सही लिखा है, तब तो कॉपी करेक्शन करने में वैल्यूएटर्स को कोई दिक्कत नहीं जाती। लेकिन अगर नहीं लिखा होता है, तो फिर हम लोग को राइटिंग मैच करनी होती है, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट ये एश्योर करना पड़ता है कि ये बच्चे की ही कॉपी है करके। मैडम, जब एक्स्ट्रा कॉपी की बात आती है तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक्स्ट्रा कॉपी लेने का क्या प्रोसेस होता है? एक्स्ट्रा कॉपी लेने का ही प्रोसेस होता है कि एग्ज़ाम जब खत्म होने वाला है, आप 15 मिनट पहले कॉपीज़ इश्यू नहीं होती हैं। आपको एटलीस्ट पता होता है, हाफ एन आवर पहले आप कॉपी इश्यू कर लीजिए कि आपको इतना समय लगेगा, और वहाँ पे तुरंत लिख लेना चाहिए कि मैंने 1 सप्लीमेंट्री शीट ली है या 2 सप्लीमेंट्री शीट लिए। अगर बच्चा पहले जैसे कॉपी ले रहा है, उसने 1 लिख लिया,
उसके बाद उसने सेकंड कॉपी फिर से ली, वहां पर वो तुरंत पेंसिल से 2 लिख ले। जब उसको लास्ट का मिनट मिलता है तो अपनी फ्रंट शीट वो चेक कर सकता है, मैंने 2 लिखा था और उसको सिर्फ उसको पेन से 2 करना पड़ेगा। बच्चा ऐसे गलती नहीं करेगा। कुछ बच्चे ऐसा होते हैं कि क्वेश्चन लिया, उसका नंबर लिखा और भूल गए तो पूरी शीट छोड़ दी या 2 शीट छोड़ दी और एक्स्ट्रा कॉपी ले ली। तो क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चे ने जब भी क्वेश्चन लिखा है, उसका आंसर लिखना चाहिए। आपने समझ लिया कि हमने क्वेश्चन लिख लिया है, बच्चा कोई और आंसर लिख देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जब इवैल्यूएटर्स के पास वो कॉपी आती है, वो सीधे रेड लाइन से एक तिरछी लाइन खींच दी जाती है। नहीं, मेरा प्रश्न ये था कि अ, उसकी कॉपी में उसने फिर बाद में लिख लिया। नहीं, तो वो बाद में उसका आंसर चेक होता है। अगर 2 पेज छोड़कर उस बच्चे ने आंसर लिखा है, तो 2 पेज नहीं चेक होंगे, तीसरा पेज तो चेक होगा ही उसका। बच्चे बोलते हैं कि मुझे डर लग रहा है। हाँ। पेरेंट्स भी बोलते हैं कि मुझे डर लग रहा है कि मेरे बच्चे ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। और 10th के बाद 12th तो बिल्कुल ऐसा बना दिया गया है हमारे देश में कि 12th मतलब सब कुछ। क्या देखते हैं आप लोग? तो रोज बच्चों से डील करते हैं। मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ, एग्जाम इज इम्पोर्टेंट, मार्क्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। एग्जाम तो एक आपके लिए स्टेपिंग स्टोन है कि आगे आपको बढ़ना है तो एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। आपने रोज मेहनत करी होगी, 4 घंटे पढ़े होंगे, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एग्जाम फीवर होता है, वो पेपर देखते साथ घबरा जाते हैं। उसका बेस्ट तरीका है, जब आप बोर्ड एग्जाम में आए हैं, आपको शुरू से फर्स्ट ईयर से अप्रैल मंथ से ही स्टार्ट कर देना चाहिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए। जब आप ये हैबिट डाल लेते हैं तो आपको एग्जामिनेशन में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चे को प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो बच्चों को ये प्रैक्टिस पेरेंट्स को भी करवाना चाहिए। पेरेंट्स सोचता है कि मेरा बच्चा शायद कर पाए या ना कर पाए, लेकिन पेरेंट्स को कभी भी अपने बच्चों का मोरल डाउन नहीं करना चाहिए। करे या ना करे, बट हमेशा उसको हौसला अफजाई करे, नहीं बेटा यू कैन डू इट, यू कैन विन, आप सब कुछ कर सकते हो। क्योंकि जब हम पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव चीजें बच्चे के सामने रखेंगे, ऑटोमेटिकली बच्चा भी पॉजिटिव होगा एंड एवरीथिंग विल बी वेरी पॉजिटिव। कई बार बच्चों का पहला पेपर खराब हो गया, वॉश आउट हो गया, उसके बाद बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं और पेरेंट्स और ज्यादा प्रेशर बना देते हैं। तो क्या कहना है आपका उन बच्चों के लिए जिनका पहला पेपर खराब हो गया और उन पेरेंट्स के लिए जो पहले पेपर से ही बच्चे को डिप्रेस करने लगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हो सकता है उस समय जो 3 घंटे थे, बच्चे के दिमाग में कुछ उथल पुथल हो, कुछ घर का प्रेशर हो, वो बच्चा अच्छे से पेपर नहीं कर पाया। नहीं कर पाया तो कोई जीवन की बहुत बड़ी चीज नहीं है, अगले साल या अगले अटेम्प्ट में वो अच्छा कर लेगा। पेरेंट्स को कभी भी बच्चे से ये नहीं पूछना चाहिए तुम्हारा पेपर कैसा हुआ। हमेशा पूछना चाहिए आई थिंक यू मस्ट हैव डन द बेस्ट। कभी ना पूछे। जबकि हमारे हिंदुस्तान में बेटा कैसा पेपर गया आपका, क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, कितना लिखा तुमने, कितने नंबर आएंगे, मत पूछिए। सिर्फ पूछिए आई थिंक यू डिड योर बेस्ट, आपने अपना 100% दिया दिया, रेस्ट लीव इट, जो होगा अच्छा होगा, बस। बच्चों को बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं डालना चाहिए। आपकी एक हौसला अफजाई बच्चे को कहाँ से कहाँ ले जाएगी, ये आपको समझना पड़ेगा। बट मुझे लगता है आजकल के पेरेंट्स थोड़े से चेंज हो गए हैं, तो बच्चों का मोरल डाउन नहीं करते, उनको बूस्ट अप करते रहते हैं। तो देश के 50 लाख पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी बात वर्षा मैडम ने बताई है कि आप लोगों को ये नहीं पूछना है कि आपका पेपर कैसा गया, ये पूछना है कि मुझे विश्वास है कि तुम्हें अच्छे नंबर आएंगे क्योंकि आपने अच्छी पढ़ाई की थी। बस। मैडम एक और बच्चों में डर होता है, फियर होता है कि वो बगल वाला बड़ा स्पीड से लिख रहा है, उसने 2 सप्लीमेंट्री ले ली हैं और वो तो जल्दी जल्दी कर रहा है, मेरे से नहीं बन रहा, और उस दहशत में वो अपना पेपर छोड़ देते हैं, बिगड़ जाता है या डिप्रेस हो जाते हैं। क्या कहेंगे ऐसे बच्चों के लिए? नहीं, मैं सबसे यहाँ कहना चाहूंगी कि आप अपने आप को देखिए, अपनी राइटिंग पर विश्वास करिए। दूसरा क्या कर रहा है ये छोड़ दीजिए। आप सोचिए ही नहीं कि मेरे आजू बाजू कौन बैठा है। सबसे पहली चीज आप सोचेंगे मैं अकेला हूँ, पेपर दे रहा हूँ, तो आपका 100% कंसंट्रेशन उस पेपर पर रहेगा। अब आप पेपर की बात कर रहे हैं तो यहाँ मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी बच्चों से। हमें 15 मिनट्स मिलते हैं क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए। उस समय आपको पूरा पेपर एक सरसरी निगाह, क्योंकि पॉसिबल नहीं है पूरा, जैसे इंग्लिश का पेपर की अगर मैं बात करूं 2 पैसेजेस आते हैं 12th में, बहुत बड़े बड़े पैसेजेस होते हैं। तो पैसेजेस पढ़ना, आप अगर 15 मिनट में पैसेज नहीं पढ़ पाए और बाकी क्वेश्चन पेपर आपका छूट गया,
या वो आपने पढ़ लिया ये नहीं पढ़ा, छोड़ दीजिए, आप पैसेज बाद में पढ़िए। पहले जो आपको क्वेश्चंस या जो लिटरेचर पार्ट है वो पहले आप, राइटिंग स्किल्स है, रीडिंग स्किल बाद में करिए, राइटिंग स्किल्स पहले करिए। उसमें आपके लिए बहुत बहुत सुविधा हो जाएगी कि आपको बाद में समय बहुत मिल जाएगा पैसेज पढ़ने के लिए और उसका सटीक आंसर देने के लिए। और साइंस में एक बात और कहना चाहूंगी, बच्चों अब नया शुरू हुआ है असर्शन रीजन, केस स्टडी। तो जब असर्शन रीजन हमारे पास आता है तो बड़ा डिफिकल्ट होता है बच्चों को आंसर चूज करना, क्योंकि उसमें ट्रू भी रहता है, फॉल्स भी रहता है, करेक्ट इनकरेक्ट, चार चीजें रहती, बच्चा नहीं समझ पाता, आधा सही है आधा गलत है। इसमें थोड़ा सा धैर्य रखें, पहले सोचो इसका नेगेटिव पार्ट क्या है, इसमें माइनस क्या हो रहा है। जब आपने माइनस सोच लिया उसका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा और आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये दो महत्वपूर्ण चीज हैं कि जो बच्चों को हमेशा पेपर सॉल्व करते समय ध्यान रखना चाहिए। मैडम, कुछ बच्चों के एग्जाम के पहले और कुछ के एग्जाम में बैठने के बाद बड़े नेगेटिव थॉट्स आते हैं। नेगेटिव थॉट्स जो उसको परेशान कर देते हैं एग्जाम देने में। क्या करे बच्चा? देखिए, नेगेटिव थॉट्स इसलिए आते हैं कि उसने अपना आकलन कर लिया है कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, इसलिए वो ये सोचता होगा कि अब मेरे नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो मैं क्या करूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बच्चों को नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। ये सोचना चाहिए चलिए एक बार मेरे से गलती हो गई, मैं नहीं पढ़ पाया, मैंने पेपर समझने में गलती करी या मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, आपके पास आगे भी है पेपर करने के लिए, आप नेक्स्ट टाइम अच्छे से प्रिपेयर करिए, 100% कॉन्फिडेंस के साथ करिए और ईश्वर की आराधना करते हुए करेंगे आप, तो आपका पेपर नेक्स्ट टाइम तो अच्छा होगा। लेकिन अपने अंदर डिमोरलाइज करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है बच्चों को। कॉन्फिडेंस कितना रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए? कॉन्फिडेंस 100% रोल प्ले करता है, चाहे गलत हो चाहे सही हो। कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों का हमेशा हाई होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना यस चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत खराब चीज है। जी। लेकिन जो आपने लिखा, आपने जो पढ़ाई करी, सटीक आंसर विद कॉन्फिडेंस के आप करेंगे, आपको नंबर मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैडम, इसी तरीके से जो प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं हम्म उसमें भी कुछ चीजें होती हैं जो कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करती हैं, क्योंकि आपको एक्सटर्नल के सामने खड़े होना पड़ता है। बच्चों को देखिए, जब हमें एक्सटर्नल के सामने खड़ा करना है बच्चों को, जैसे मैं 12th की बात करूं, 12th में ही एक्सटर्नल्स आते, 10th में तो आते नहीं है। तो यहाँ हम लोग जब उनका प्री बोर्ड लेते हैं तो हम लोग दूसरे टीचर्स से उनके वो करवाते हैं, आमना सामना करवाते हैं कि अब आप एक्सटर्नल हैं, आप एक्सटर्नल बन के इनसे क्वेश्चंस पूछिए। तो बच्चा बड़े कॉन्फिडेंटली प्री बोर्ड में जवाब देता है। तो ये स्कूल के ऊपर निर्भर करता है कि हम बच्चों को कैसे तैयार कर रहे हैं, हम्म, क्योंकि जब दूसरा स्कूल का एक्सटर्नल आ रहा है वो तो बच्चे को नहीं जानता है, बच्चे ने जो बोला जो किया उसके आधार पर वो नंबर दे देता है। तो हमें बच्चे को अपने प्रिपेयर करना है कि दूसरे के सामने रिप्रेजेंटेबल कैसे होना है, जितना वो पूछ रहा है उतना ही जवाब देना है, उससे ज्यादा नहीं, नहीं तो वो आपको एक्सटर्नल पूछता जाएगा। पहले 15 मिनट हम्म, जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम में, तो उसमें बच्चों को क्या ख्याल रखना चाहिए और किस तरीके से पेपर सॉल्व करना शुरू करना चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये। पहले 15 मिनट्स बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मैं ये संदेश देना चाहूंगी, जब भी आप पेपर शुरू करें डीप ब्रीदिंग जरूर करिएगा आप, तो आप काम डाउन हो जाएंगे, सोचने समझने की शक्ति आपकी बढ़ जाएगी। आप सबसे पहले जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, सटीक वही क्वेश्चन नंबर और वही आंसर नंबर लिखिए आप, जो आपको बहुत अच्छे से आता है वो वाला पहले लिखिए, जो थोड़ा कम आता है फिर वो लिखिए, जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना है फिर वो लिखिए, जो आपको बिल्कुल नहीं आता एटलीस्ट उसमें आप अपने ध्यान करिए कि क्लासरूम में ये टीचर ने कब पढ़ाया मुझे, वो ध्यान करते हुए आपका जो भी उससे आप समझ पा रहे हैं एटलीस्ट कुछ लाइंस तो आप लिख ही सकते हैं उसमें। इस टाइप से बच्चों को पेपर करना चाहिए। मैडम, ये बताइए कि ऐसा मुझे जानकारी है कि इस बार 10th में सप्लीमेंट्री नहीं आएगी, तो बच्चे क्या करेंगे? इस बार से सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 2 बोर्ड प्रणाली शुरू कर दी है। प्रेशर तो टीचर्स पर रहेगा ही, क्योंकि उनके पास छुट्टियां नहीं रहेंगी, इस बार गर्मियों की जो छुट्टियां मिला करती थी वो नहीं रहेंगी। लेकिन बच्चों के लिए बहुत सुविधा कर दी है बोर्ड ने। पहला बोर्ड एग्जाम होगा जो सारे बच्चों को देना है, उसमें जिन बच्चों के कम नंबर आते हैं या जो बच्चे इम्प्रूवमेंट के लिए जाते हैं उनके लिए सेकंड बोर्ड भी है, उसमें वो अच्छे से तैयारी करके अपना एग्जाम्स दे सकते हैं।
सरकार ने, गवर्नमेंट ने वो इसलिए कर दिया क्योंकि एक सप्लीमेंट्री शब्द बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। फिर कंपार्टमेंट नाम रख दिया, वो भी नहीं अच्छा लगता था। तो अब उन्होंने इम्प्रूवमेंट भी अच्छा नहीं लगता था, तो अब उन्होंने इसको कर दिया सेकंड बोर्ड। सेकंड बोर्ड में जो बच्चे क्लियर फर्स्ट बोर्ड में नहीं हो पाए, वो सेकंड बोर्ड में मेहनत करके उनको टाइम भी मिल जाएगा, अच्छे से तैयारी करके क्लियर कर सकते हैं। तो ये सिर्फ 10th के लिए है कि 12th में भी नहीं, ये नहीं, ये सिर्फ 10th क्लास के लिए है। इस बार से ये नई प्रक्रिया शुरू की गई है बोर्ड ने। कुछ क्वेश्चन ज्यादा नंबर के होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ लेंथी होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं। करेक्ट। तो किस तरीके से अपना टाइम 3 घंटे के मैनेजमेंट में बच्चा किन क्वेश्चनों का चुनाव पहले करे और किन्हें जल्दी लिखे? देखिए, मैंने पहले भी बताया, जो आपको बहुत अच्छे से आता हो, चाहे आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा हो, चाहे 3 नंबर का आ रहा हो, चाहे 2 नंबर का, जिसमें आपको ये है कि मुझे ये क्वेश्चन आता है, मुझे पूरे-पूरे नंबर मिलेंगे। आपको वही क्वेश्चन्स पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। फिर जो क्वेश्चन्स आपको नहीं बन रहे हैं, वो क्वेश्चन्स करना चाहिए। फिर ऐसे क्वेश्चन्स भी होते हैं, कई बार जो 5 नंबर के होते हैं, काफ़ी लेंथी होते हैं तो वो क्वेश्चन्स आपको बीच में टाइम मैनेज करते हुए वो अटेम्प्ट करने चाहिए। कुछ बच्चे पूरे समय टाइम ही देखते रहते हैं, घड़ी पहन के आते हैं और टाइम देखते रहते अब कुछ बच्चों से बनता ही नहीं होगा टाइम पास करने आ जाते हैं बच्चे, पढ़े हुए नहीं होते तो उन्हें लगता है कि मेरा 3 घंटे कैसे मैं कंप्लीट कर लूं, क्योंकि 3 घंटे के पहले आपको उठने नहीं मिलता है, आप बाहर नहीं जा सकते। ये सीबीएसई के रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप टॉयलेट के लिए भी अगर जा रहे हैं, वॉशरूम के लिए जा रहे हैं, तो एक टीचर आपके साथ जाएगा, वो टीचर वहीं खड़ा रहेगा, वो वापस लेकर आएगा, तब आप एग्जाम दे सकते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अब बच्चे तो बच्चे ही हैं, उन्हें अहमियत समझ में आनी चाहिए एग्जाम्स की। अंतिम 10 मिनट बचे हैं हाँ जी। और उस 10 मिनट में बच्चे का बहुत सारा पेपर छूट गया है। हाँ, अब बताइए वो क्या करे? देखिए, जब 10 मिनट्स बचे हैं, बच्चे ने टाइम मैनेज नहीं किया अपना, तो उसको उस समय भी वही करना चाहिए जैसे ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव 16 मार्क्स के आते हैं, किसी में 18 नंबर के आते हैं, किसी में 20 नंबर के। एटलीस्ट वो कोशिश करे कि मैं कम से कम 20 नंबर का तो प्रॉपर कर लूँ पेपर, क्योंकि 80 में से 27 नंबर पासिंग होते हैं, तो कहीं न कहीं से उसको 27 नंबर तो मिल ही जाएँगे। बच्चा तैयारी कई कई दिनों से करता रहता है, बहुत अलग अलग तरीके से तैयारी करता है, तो एग्जाम के पहले उसको अपने आप को, अपनी ब्रेन को, अपनी बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले कंप्लीट नींद लेनी चाहिए उसको। 8 आवर्स की नींद बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। जब तक आप कंप्लीट स्लीप नहीं लोगे, तो आप अच्छे से पेपर भी नहीं कर पाओगे, आपका स्टमक भी अपसेट रहेगा, उसके कारण आपका माइंड, बॉडी, सोल सब डिस्टर्ब रहेगा। पर्याप्त नींद आपके लिए 100% कारगर साबित हो सकती है, आपको पेपर अपना बहुत अच्छा देने के लिए। कुछ योगा, कुछ एक्सरसाइज, बिल्कुल करना चाहिए। मित्रों के साथ बैठना, घूमना? बिल्कुल, आपका मन कर रहा है पढ़ाई करके बोर हो गए, आप कोई मूवी देख लीजिए, जिससे आपको एंटरटेनमेंट हो। आप क्रिकेट खेल लीजिए अगर आपको अच्छा लगता है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि परीक्षा है, हौवा बनाएँ उसको कि मैं खेलूँगा नहीं, मैंने ये पढ़ना बंद कर दिया, कॉमिक्स पढ़ना बंद कर दिया, टीवी देखना बंद कर दिया, पिक्चर देखना बंद कर दिया, बिल्कुल नहीं। आप पढ़ाई तो कर रहे हैं, साथ में आपका जो दिमाग है, जो इतना चीज़ें घुस गई हैं उसमें, एक ही बच्चे के दिमाग में आप सोचिए, वही फिज़िक्स, वही केमिस्ट्री, वही ह्यूमैनिटीज़, वही सोशियोलॉजी, कितनी चीज़ें बच्चे के दिमाग में। तो अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए बच्चों को अपना एक ना एक गेम, कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट ज़रूर करना चाहिए, जिसमें वो फुल्ली रिलैक्स हो जाए और फिर अच्छे से वो पढ़ाई कर सके। मैडम, एक और जो बड़ी बात आती है कि बच्चा तो सब करना चाहता है, पेरेंट्स नहीं करने देते। जब आते हैं, क्यों पढ़ नहीं रहे हो, टीवी देख रहे हो, बच्चों से बात कर रहे हो, तो उन पेरेंट्स के लिए बताइए ना, आप क्या कहें, क्या संदेश है? देखिए, वो पेरेंट्स उस समय आया होगा जब बच्चा खेल रहा होगा। उनको ये नहीं पता है ना कि बच्चे ने 5 घंटे तो पढ़ाई कर ली है, अब बच्चा अपना एंटरटेनमेंट कर रहा है। भाई, पेरेंट्स को भी तो एंटरटेनमेंट चाहिए होता है कि नहीं? वो ऑफ़िस से आते हैं तो 10 मिनट अपने परिवार वालों से तो बातचीत करते हैं कि नहीं? या वो अपने बच्चे को उतना समय दें, 1 घंटा बच्चे के साथ एंटरटेन करें, बच्चे के साथ टीवी देखें, बच्चे के साथ खेलें, तो पेरेंट्स को भी ये लगेगा मैंने अपने बच्चे को भी समय दिया, वो पढ़कर बोर हो गया। तो ये पेरेंट्स को समझना पड़ेगा आज के, कि बच्चा सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, उसके मानसिक शांति के लिए, बौद्धिक विकास के लिए, शारीरिक क्षमता के लिए, उसका बॉडी, माइंड और सोल, मैं हमेशा कहती हूँ, बहुत शांत रहे, पीस रहे। पेरेंट्स का 100% सहयोग बहुत ज़रूरी है। जब आप उसको 100% सहयोग करेंगे, आप भी उसके साथ एंटरटेनमेंट करिए ना।
तो आप देखिए वो कैसे नहीं आपको एज अ दोस्त मानेगा और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। बी अ फ्रेंड, डोंट बी अ फादर। बिहेव लाइक अ फ्रेंड, डोंट बिहेव लाइक अ फादर। ये मैं हर पिता से कहना चाहूंगी। और हर माता तो लगी रहती है कि पौष्टिक खाना बच्चों को खाने भी हल्का देना चाहिए। जिन बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स है, बोर्ड क्या किसी भी एग्जाम्स के लिए बच्चे का स्टमक ठीक रहेगा तो उसको हर चीज अच्छी है, क्योंकि स्टमक से बहुत सारी चीजें होकर गुजरती हैं। तो बच्चों को लाइट खाना दें कि बच्चे को ज्यादा नींद ना आए, और वो हेल्दी फूड दीजिए बच्चों को। रिजल्ट जो है वो मन माफिक नहीं आया या कम आया, तो बच्चे के दिमाग में भी बहुत सारे टेंशन होते हैं, बहुत प्रेशर होता है, और पेरेंट्स के भी। तो दोनों को क्या सलाह है आपकी? एक्चुअली पेरेंट्स का जहां तक है मैं बताऊं, वो अपने बच्चे का कंपेयर दूसरे के बच्चों से करते हैं। कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए। हमारा बच्चा हमारा अपना है, बहुत अनमोल बच्चा है। तो उस बच्चे को हमें पढ़ाई लिखाई सब कुछ नहीं है, एक अच्छा नागरिक बनाइए, डिसिप्लिन चाइल्ड बनाइए। कम नंबर आने से क्या होता है, आपका बच्चा अच्छा तो बन रहा है, आपकी बातें तो समझ रहा है, आपके पास तो है वो बच्चा। तो ये आजकल के पेरेंट्स को समझने की आवश्यकता है। बच्चों पर अननेसेसरी प्रेशराइज मत करिए, उनके साथ रहिए, उनको मोरल बूस्ट करते रहिए और हमेशा उनको मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को। एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मैडम, वो ये है कि आज का बच्चा सोशल मीडिया और मोबाइल से में लगा हुआ है, क्या कहती हैं आप? इसमें कहीं न कहीं पेरेंट्स ज़िम्मेदार हैं। आप देखेंगे कि आजकल की माएँ जो हैं, बच्चों को स्टोरी बोलने के बजाय, सिखाने के बजाय, वो मोबाइल पकड़ा देती हैं कि बेटा ये मोबाइल पकड़ो, और तब वो खाना खिलाती हैं। माता भी तो ये कर सकती है ना, खाना खिलाते-खिलाते उनको कोई स्टोरी सुना दें, खेलते-खेलते उनको खाना खिला दें। लेकिन बच्चों को मोबाइल से तो दूर रहना पड़ेगा। आप अपने घर में एक नियम बना सकते हैं। माँ-बाप जब कम मोबाइल देखेंगे, बच्चे में भी हैबिट जाएगी कम मोबाइल देखने की। लेकिन आप घर में अगर 3 लोग हैं, पिता ऑफिस से आते साथ अपने मोबाइल में बिज़ी है, माँ अपने मोबाइल में बिज़ी है, बच्चा किससे बात करेगा? तो बच्चा भी तो मोबाइल लेगा, तो इसमें इसके लिए कहीं न कहीं पेरेंट्स ही तो ज़िम्मेदार हैं। क्यों बच्चों को मोबाइल दिलाते हैं? क्यों वो एक शर्त रख दीजिए, आपको 10th के बाद मिलेगा मोबाइल। आप देखिए बच्चा मानेगा, उसको कन्विंस करिए, प्रेशर मत करिए, कन्विंस करिए कि मोबाइल ज़रूरी है, आज के युग में मोबाइल बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन समय का ध्यान रखते हुए एक टाइम लिमिट कर दीजिए कि आपको इसी समय मोबाइल देखना है, इसके अलावा नहीं रखना है। हम भी खाना खाते समय आप मोबाइल रख दीजिए, खाना खाते समय बिल्कुल मोबाइल नहीं चलेगा। जो आपका डिस्कशन है हॉट टॉपिक्स पर डिस्कस करिए आप, बच्चे की धीरे-धीरे हैबिट छूट जाएगी। मैडम, कुछ बच्चों का कहना ये होता है कि मोबाइल उनके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब यूट्यूब में देखना होता है, पीडीएफ में बहुत सारी चीज़ें आप लोग स्कूल से ही भेज देते हैं, तो इसलिए एग्ज़ाम ज़रूरी है। और बच्चों की सुनने की, क्लासरूम की जो वो आते हैं यूट्यूब वीडियोस होते हैं, तो अब लिखने की हैबिट कम हो रही है और वो उनको एग्ज़ाम में परेशान करती है। बिल्कुल, जैसे मैं स्पेशली क्लास 12th की बात करूँ, क्योंकि 12th में 11th-12th में बच्चे बहुत कोचिंग्स जाते हैं, कोचिंग पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ मैं पेरेंट्स को सलाह देना चाहूँगी, आपका भी समय था जब आप स्कूल जाते थे रेगुलर, पढ़ाई करते थे और जो टीचर्स बोलते थे वो अपने नोट्स बनाते थे। आपने वीडियोज़ तो चालू कर दिए, आपने पैकेज ले लिया किसी भी कोचिंग संस्था का। क्या आपको पता है कि वो वास्तव में सही पढ़ा रहा है कि नहीं? या आपके साथ कोई ट्यूटर बैठा है, वो आपको बता रहा है कि सही पढ़ा रहा है कि नहीं? क्योंकि कई बार हमने ऐसा जज किया है, यूट्यूब हमने भी चेक किए हैं, फिजिक्स का हो गया, यूट्यूब था, केमिस्ट्री का था, उसमें फॉर्मूलेज भी गलत लिखे थे, एक्सप्लेनेशन पार्ट भी गलत था। ये कौन बताएगा बच्चों को? या तो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो उस चीज को देखने में, पेरेंट्स साथ बैठे, क्योंकि जब तक बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, और बच्चा जिस दिन स्कूल जाना चालू कर दिया, बच्चा रेगुलर हो गया, उसको ना मोबाइल की जरूरत पड़ेगी, ना यूट्यूब की जरूरत पड़ेगी। वो सिर्फ अपने आप में फोकस्ड रहेगा, उसको पूरे समय पढ़ाई का एनवायरनमेंट मिलेगा, और उसको पता रहेगा जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैम ने बताया मुझे क्लास में, वही 100% करेक्ट है। ये सब मिथ है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैडम, एक कहावत भी थी कि एक बार लिखा 100 बार सुने से ज़्यादा बेहतर होता बिल्कुल। है। तो लिख लिख करत करत अभ्यास, आपको लिखने से ही अभ्यास होगा। आप लिखोगे नहीं तो 3 घंटे का पेपर आप नहीं अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि 35 क्वेश्चंस होते हैं।
किसी किसी पेपर में 30 क्वेश्चन, किसी में 28, किसी में 35। तो बहुत लेंदी लिखना होता है। जैसे ह्यूमैनिटीज का अगर मैं आपसे बात करूं, जो सोशियोलॉजी का पेपर होता है या पॉलिटिकल साइंस का पेपर होता है, बहुत लेंदी क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन ही लिखने में तकरीबन उनके 5-6 पेजेस चले जाते हैं। तो आप सोचिए कि 5 नंबर के लिए लिखना कितना जरूरी है। और फिर आपको स्कूल में वो टीचर बता रही है कि 5 नंबर के लिए आपको केमिस्ट्री में कितना लिखना है या फिजिक्स में कितना डेरिवेशन करना है। बाकी संस्थाओं में या बाकी आप जो यूट्यूब से देखकर पढ़ रहे हैं, उसमें आपको ये कोई बता रहा है कि ये इतना लिखना है आपको 5 नंबर के लिए? ये तो स्कूल ही इंपॉर्टेंट है जो आपको बताएगा 5 नंबर के लिए कितना लिखना है, 3 नंबर के लिए कितना लिखना है, 4 नंबर के लिए कितना लिखना है। तो स्कूल बहुत आपके लिए रोल मॉडल है, बहुत रोल प्ले करता है, आपको डेवलप करता है बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए और उनको फेस करने के लिए। लिखने की जो बात आ रही है, लोग बच्चों की हैबिट खत्म हो गई क्योंकि मोबाइल पे लिख देते हैं और लिखना बंद हो गया है। तो आपको ऐसा लगता है कि जो डिस्क्रिप्टिव आंसर्स होते हैं उनके कारण बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं? बिल्कुल 100%। क्योंकि बच्चा लिख ही नहीं पा रहा है ना, और टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा है वो। तो जहां उसको 5 नंबर के लिए अगर मान लीजिए 10 लाइन या 12 लाइन लिखनी पड़ती थी, उसका दिमाग उतना चल ही नहीं रहा है कि मेरे को सिर्फ 2 पर आकर रिस्ट्रिक्टेड हो गया, तो नंबर तो कम मिलेंगे ही ना। पूरा लिखेगा बच्चा तो पूरे नंबर लिखे मिलेंगे उसको। और याद ही नहीं रहेगा, उसकी वोकैबुलरी ही नहीं बनेगी, उसका मेंटली उतना माइंड ही उतना वर्क नहीं कर पाएगा कि मुझे इसके लिए कितना लिखना है, तो बच्चे को स्वाभाविक है नंबर कम मिलेंगे। हम अपने पॉडकास्ट के समाप्ति की ओर हैं। हम आपसे कुछ रैपिड क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत शॉर्ट में आंसर देना होगा। एग्जाम के 3 मिथ्स, क्या डर है? मैंने पढ़ाई अच्छी नहीं करी है, या मेरा दोस्त ने बहुत ज्यादा पढ़ लिया है। बट फुल कॉन्फिडेंस से बच्चे को पेपर देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। कॉन्फिडेंस लेवल कम नहीं करना चाहिए, अपना मोरल डाउन नहीं करना चाहिए। ऐसी कौन सी हैबिट है जो एग्जाम के पहले और एग्जाम के बाद कंटिन्यू रहनी चाहिए? माइंड पावर, मैंने जो किया सही किया, जो करूंगा वो भी सही करूंगा। सोशल मीडिया पे बड़े सारे पेपर लीक होने की खबरें आती हैं, उस पे कितना विश्वास है? बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर कहीं भी पेपर लीक होगा तो आपको बोर्ड खुद डायरेक्ट करेगा कि पेपर लीक हो गया, अफवाहों पर ना जाएं। मेमोरी फेलियर जो एग्जाम के समय बच्चे का होता है, उससे कैसे बचें? डीप ब्रीदिंग करें। बच्चा सोचे कि मैं क्लासरूम में बैठा हूँ और मुझे आंख बंद करके वो याद करे कि मैं कहाँ था और मैंने कैसे इस चैप्टर्स को या इस पेपर को कैसे सॉल्व किया था या इस क्वेश्चन को मैंने कैसे हैंडल किया था। तो आंख बंद करेगा, मेडिटेट करेगा वो 5 मिनट के लिए, उसको सारी चीजें अपनी याद आ जाएंगी। दूसरे बच्चों के साथ अपना कंपैरिजन कैसे करें? हर बच्चे की कैपेबिलिटी अलग होती है, पांचों उंगलियां अलग होती हैं, सब बच्चे अलग अलग हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत कीमती हैं बच्चे। ये कभी नहीं सोचना चाहिए उस बच्चे का ज्यादा अच्छा हुआ या उस बच्चे का कम हुआ, या इस टाइप की भावना कभी बच्चों के मन में नहीं आनी चाहिए। जिसने जितना याद किया है उसको नंबर उस हिसाब से मिलेंगे। जिसने पढ़ाई ज्यादा की है या जिसने थॉरो पढ़ाई करी है उसको नंबर ज्यादा मिलेंगे। जिसने कम पढ़ाई की होगी तो उसको नंबर में कठिनाइयां तो आएंगी ही। और मैडम, अभी एक संदेश बच्चों के लिए और एक उनके पेरेंट्स के लिए। मेरे हिसाब से जब बच्चों का एग्जाम्स है तब उनको छुट्टी लेकर बच्चों के पास रहना चाहिए, जिसमें बच्चे कभी कभी ना हताश हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, तो उनका मोरल डाउन ना हो, उनको बूस्टअप करते रहें। बेटा पढ़ लो, मैं हूं तुम्हारे साथ। और जब पहला पेपर हो बच्चे का, तो मैं गुजारिश करूंगी हर पेरेंट से, एग्जाम सेंटर तक वो छोड़ने बच्चे को पहले दिन जाएं और 15 मिनट जल्दी जाएं, बच्चे को अंदर तक छोड़कर आए, बेस्ट ऑफ लक देकर आए और ये बोल कर आए आप बहुत अच्छा करोगे, जितना किया आपने अच्छा किया और आगे भी अच्छा करोगे, ऑल द बेस्ट जरूर बोलें वो अपने बच्चों और को। बच्चों के लिए संदेश? बच्चों के लिए अपना मोरल डाउन मत करिए। आप जो भी आपने याद किया है उसको मेमोरी में अपने करते रहें कि ये क्वेश्चंस आ जाए, क्योंकि आप ऑलरेडी अनसॉल्व्ड को सॉल्व कर चुके हैं। जो अनसॉल्व पेपर्स आते हैं आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो आप आज परिपक्व हैं एग्जाम देने के लिए, तो फेयर तो होना ही नहीं चाहिए। जब आपने अच्छी सी तैयारी करी, 100% के साथ जाइए, फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, पेरेंट्स के आशीर्वाद के साथ जाइए, आपको गुरुजनों का आशीर्वाद आपके साथ है, और जंग जीत कर आइए। एक अंतिम प्रश्न ये है कि क्या 12th का रिजल्ट पूरी जिंदगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
जो बच्चे 45% लेकर आते हैं 12th में, वो भी बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। मेरा ऐसा मानना है। नंबरों के पीछे मत भागिए, अच्छे इंसान बनिए आप। बच्चों, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें की हैं डॉक्टर वर्षा चौहान ने। पेरेंट्स, आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हुई हैं। इस पॉडकास्ट को जरूर सुनिए, अपने सभी रिश्तेदारों, मित्रों, स्कूलों को और स्टूडेंट को भेजिए ताकि वो भी इन सब बातों को ग्रहण कर सके और बहुत सारी समस्याओं से जो आपके ऊपर दबाव है उससे निजात पा सके, अच्छे एग्जाम लिखें और अच्छे रिजल्ट आए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।